मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। देखिए बच्चों, कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में विद्युत रसायन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको विद्युत रसायन क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे। आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपकी हेडिंग है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसमें था इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी परिभाषा क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जिसकी मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परिभाषा में इलेक्ट्रोड विभव की क्या परिभाषा थी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो छड़ पर धन या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि दो चीजें कंडीशन निश्चित कर दी गई है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निश्चित है और इलेक्ट्रोड विभव में कोई टेम्परेचर निश्चित नहीं है। यहाँ पर विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। 1 मोल प्रति लीटर है सांद्रता, ठीक है ना। इसमें दो चीजें निर्धारित है, एक ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एक विलयन की सांद्रता, ठीक है ना। ये जो चीजें निर्धारित है ना घटेंगी। इस कंडीशन पर अगर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हमारा कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा से एक बार परिभाषा दोहरा लें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जिसकी मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब आपकी अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। माना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की समीकरण निम्न है। माना कोई अभिक्रिया दी जा रही है, M माने यहाँ पर कोई मेटल है, धातु है, वो भी N+ लगा, यानी धातु आयन है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे उतने इलेक्ट्रॉन लेकर के ये मेटल एटम में यानी परमाणु में परिवर्तित हो गई है, आयन से परमाणु में परिवर्तित हो रही। अतः नष्ट के अनुसार ये वैज्ञानिक है, इनका अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है। ये वैज्ञानिक का नाम थोड़ा सा सम्मान से लिख देते हैं ना, या तो ब्लैक से लिख देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयां खोज के रखी जो आपको याद करना पड़ रहा है ना, वो देखना पड़ेगा, तो भैया इनका थोड़ा बहुत सम्मान कर देते हैं। अतः नष्ट के अनुसार किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में निम्न संबंध होता है। किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में निम्न संबंध होता है। E बराबर E0 प्लस 2.303 RT/NF log 10 m की पावर n प्लस। यहाँ पर 10 जो है वो सफिक्स में, ठीक है ना। ये जो 10 है वो किसमें? सफिक्स में। इस समीकरण को नष्ट का समीकरण भी कहते हैं। लिखा इसे नष्ट समीकरण भी कहते हैं। नहीं, अगर पूछा जाता है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव संबंध, तो भी आपको यही देना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए नष्ट समीकरण क्या है, तो भी आपको यही देना है। आई बात समझे कि नहीं? तो नष्ट के किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध है? E बराबर E0 प्लस 2.303 RT/NF log 10 m की पावर n प्लस। इसे नष्ट समीकरण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो संकेत प्रयोग किए गए हैं, उन संकेतों के क्या क्या मान हैं और उनका क्या क्या मतलब। जहां पर E नीचे लिखा हुआ है, जहां पर E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, जहां पर E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, E0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव। R जो है आपका नियतांक होता है, जिसका मान निश्चित होता चला आ रहा है। पिछले चैप्टर में भी आपने वही पढ़ा था, वही मान यहाँ पर भी है। T बराबर परम ताप, N ये स्मॉल n अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दिखाया गया। क्रिया में N माने
नंबर ऑफ ई माने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, वो होती है n, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। f फैराडे संख्या होती है जिसका मान 96,500 होता है ना, जिसका मान 96,500 होता है। log m की पावर n प्लस विलेन की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। आए बात समझ में? ये है हमारा इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। चलिए आगे देखिए, ये जो हमारा समीकरण है, संबंध का समीकरण है, इसे हम कह रहा है, इस समीकरण को गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। एक मिनट के लिए पीछे देखेंगे, नोट लिखा हुआ है, नोट में लिखा है R का मान 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन भी होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 8.314 और हमने लिखा है R बराबर 0.082 है ना, तो यहाँ पर जूल प्रति जूल के पदों में है और वो हमारा लीटर और वायुमंडल के पदों में है। तो पद बदलेंगे, मात्रक बदलेंगे, R का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ, कह रहा है इस समीकरण को गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। E बराबर E0 प्लस 0.059 अपॉन n log 10 OS अपॉन RS। OS से मतलब ऑक्सीकरण संख्या और ये है अपचयन रिडक्शन संख्या, यानी अपचयन संख्या। ये कब होता है? जब अपचयन होगा तो यहाँ पर प्लस का निशान होगा और जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर माइनस का निशान होगा। बाद बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, बस यहाँ पर ऑक्सीकरण बटे रिडक्शन था, यहाँ पर रिडक्शन बटे ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना, और कोई परिवर्तन नहीं। अब ये मान आया कहाँ से वो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन वो कार्य हमारा रफ वर्क होगा। ठीक है ना, वो कार्य हमारा रफ वर्क होगा, रफ वर्क। ठीक है, देखिए कैसे आता है। E बराबर E0 प्लस 2.303, आपका लिखा था R का मान हमने रख दिया 0.08 T का मान हम रख देंगे 273 टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, N इंटू n का मान नहीं मालूम है, n आपका वैसे ही रखा। F हमारा 96,500 कूलम है और आपका हो जाएगा log 10 m की पावर n प्लस। ठीक है ना, अगर ऐसा आता है, ये सारे मान रख के इनका गुणा भाग अगर हम कर लें तो हमारा ये मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, इतने सबका अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये काम हमारा रफ वर्क है। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा कि ये मान कहां से आए। इसके आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी सेल। सेल जो आपने देखे हैं, घड़ी में सेल पड़ता है, टॉर्च में सेल पड़ते हैं। ठीक है ना, मोबाइल का सेल यानी बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी भी एक प्रकार का सेल होती है। तो सेल होते क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अभी तक आप इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सेल। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आप अपने क्लास 12th की बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे क्या होता है कि जब दो अर्ध सेल, हमने आपको कल बताया था कि जैसे बैटरी का सेल लेते हैं या घड़ी का सेल लेते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक धन प्लस ध्रुव होता है और एक माइनस ध्रुव होता है ना। ये एक प्लस ध्रुव और ये एक माइनस ध्रुव। प्लस वाले को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं, है ना। प्लस को एनोड, माइनस को कैथोड। तो कह रहा है जब दो अर्ध सेल एनोड और कैथोड एक ही विलयन में हो या भिन्न भिन्न विलयनों में इस प्रकार से जुड़े हो, जब दो अर्ध सेल एनोड एंड कैथोड एक ही विलयन में या भिन्न भिन्न विलयनों में इस प्रकार से जुड़े हों कि उनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके, तो इस निकाय को सेल कहते हैं। यानी इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पदार्थ हमारा, जैसे एक सेल हो गया, एक ही विलयन में डूबा हुआ है ना, और दूसरा सेल लेते हैं इस तरह से। एक क्षण हमारी ये हो गई, एक हमारी एक धन ध्रुव एक ध्रुव, ये माइनस ध्रुव, इनको जोड़ दिया। तो क्या कह रहा है कि जब दो अर्ध सेल एक ही विलयन में हो या फिर भिन्न भिन्न विलयनों में इस प्रकार से जुड़े हों कि उनके बीच
विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके या विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके तो इस संरचना को हम सेल कहेंगे। आई समझे? अथवा दूसरी परिभाषा क्या कह रहा है, वह वैद्युत रासायनिक युक्ति, सॉरी यहाँ पर छोटी, वह वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती। वह युक्ति, वह वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक में और रासायनिक को वैद्युत में, यानी ये कंडीशन, वैद्युत ऊर्जा कंडीशन, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा चेंज विल बी वैद्युत ऊर्जा। जब वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी युक्ति या निकाय को, सिस्टम को हम सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल कहते हैं। समझ आ गया होगा? आगे सेल दो प्रकार के होते हैं। एक है वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। एक है वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी सेल दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा हमारा वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। अब वैद्युत अपघटनी सेल, पहली हेडिंग डालते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। आई बात समझ में? आगे हम वैद्युत अपघटनी सेल किस प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। अभी आपने पढ़ा था वैद्युत अपघटनी सेल, जिसकी परिभाषा थी कि वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो कहलाता है वैद्युत अपघटनी सेल। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत अपघटनी सेल की संरचना। हेडिंग है संरचना। इस सेल में परिभाषा, एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। इस सेल में एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इस सेल में एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखिए ये एक पात्र है और इसी में दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, दिख रहे होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी एक एनोड और एक कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। आगे आपका लिखा हुआ है कि तथा पात्र में वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। यानी ये जो विलयन बना हुआ वो काय का है? वैद्युत अपघट्य का विलयन। वैद्युत अपघट्य भी हमने बताया था क्या होते हैं, धारा प्रवाहित करने पर ये आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। तथा पात्र में वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोड ये हो गए, इनके सिरों के मध्य धारा प्रवाहित करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों के मध्य धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी जोड़ देते हैं। ये रही आपकी बैटरी जुड़ी हुई है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जिससे जैसे ही जोड़ते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे कह रहे धारा का मार्ग एनोड से कैथोड की, ये आपका एक तीर का निशान बता रहा है कि धारा इधर से जाती है, यानी एनोड से जाती है और कैथोड से निकलती है। एनोड से जाएगी और कैथोड से निकलेगी, ठीक है ना। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं वैद्युत अपघट्य का आयनन होता है, यानी जो वैद्युत अपघट्य विलयन बना हुआ है उसका आयनन होता है। अब आयनन कैसे होता है एक बार देख लीजिएगा। आयनन का मतलब अगर यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट का विलयन है तो ये Fe2 प्लस SO4 डबल माइनस में टूट जाएगा। आयनों में टूटने की क्रिया को ही आयनन कहते हैं। तो परिभाषा में लिखा है कि जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं वैद्युत अपघट्य का आयनन होता है और विलयन के आयन, और विलयन यानी जो आयन बने भाई कुछ धनावेशित आयन बनेंगे और कुछ ऋणावेशित आयन बनेंगे, है ना। और विलयन के आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने लगते हैं, यानी चलने लगते हैं। अभिगमन मतलब चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं, अर्थात प्लस वाला माइनस की ओर और माइनस वाला प्लस की ओर। विपरीत है ना, तो प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा, माइनस वाला प्लस की ओर, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने लगते हैं और इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार प्लस माइनस में जाके समाप्त हो जाएगा और माइनस प्लस में जाकर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो परिपथ है वो पूर्ण हो जाता है और सेल में
धारा प्रवाहित होने लगती है, परिपथ पूर्ण हो जाता है और सेल में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये रही इसकी संरचना जो आपको डायग्राम में बनानी है। नोट, इस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन तब होगा जब हम बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। आई बात समझ में? एक बार फिर से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन और नोट्स आपके पास पहुंचते जाएंगे। तथा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।